नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि गवर्नमेंट स्कीम्स का डिजाइन और ग्राउंड रियलिटी के बीच गैप क्यों आ जाता है, और वहां एक चीज क्लियरली समझ में आई, जब सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो डिलीवरी फेल होने लगती है। आज हम उस सिस्टम को थोड़ा और बड़ा करके देखेंगे। सिर्फ एक स्कीम नहीं, सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का सिस्टम। आप सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, पर क्या आपने कभी शांति से बैठकर सोचा है ये चीजें आखिर आती कहां से? और अगर दुनिया के किसी कोने में प्रॉब्लम हो जाए तो इसका असर सीधा आपके घर तक कैसे पहुंच जाता है? आज का वीडियो इसी पर है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स। सबसे पहले एक छोटा सा रियल एग्जांपल लेते हैं। 2021-22 के दौरान जब दुनिया में शिपिंग क्राइसिस हुआ तो इंडिया में भी चीजों के दाम अचानक बढ़ने लगे। लोग हैरान थे, यहाँ तो प्रोडक्शन हो रहा है और फिर चीजें महंगी क्यों हो रही है? इसका जवाब प्रोडक्शन में नहीं था, सप्लाई चेन में छुपा हुआ था। सप्लाई चेन का मतलब सिर्फ ट्रक्स या शिप नहीं होता। सप्लाई चेन का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट का पूरा सफर, खेत या फैक्ट्री से लेकर आपके घर के शेल्फ तक। जैसे मान लीजिए एक सिंपल चीज, चाय। चाय की पत्ती आसाम या दार्जिलिंग में उगती है, पैकेजिंग मटेरियल कहीं और से आता है, प्रिंटिंग इंक किसी और देश से आती है, डीजल या फ्यूल ग्लोबल मार्केट से लिंक होता है, और फिर शिपिंग, वेयर हाउसिंग, रिटेल, ये सब मिलाकर चाय आपके कप तक पहुंचती है। इस पूरे सफर को ही सप्लाई चेन कहते हैं। अब सोचिए, अगर इस चेन का एक भी लिंक टूट जाए, जैसे फ्यूल महंगा हो जाए, या कंटेनर शिप्स अवेलेबल ना हो, या किसी देश ने एक्सपोर्ट रोक दिया है, तो चाय आपके कप तक महंगी होकर आएगी, चाहे आपके खेत में प्रोडक्शन परफेक्ट ही क्यों ना हो। कोविड के दौरान दुनिया ने पहली बार इस रियलिटी को मास लेवल पे महसूस किया। फैक्ट्रीज बंद हुई, पोर्ट्स कंजस्टेड हो गए, कंटेनर शॉर्टेज हो गए। यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक दोनों ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स फ्रेजाइल है, जरा सा झटका और पूरा सिस्टम हिल जाएगा। इंडिया में इसका असर मेडिसिन, फर्टिलाइजर्स, एडिबल ऑयल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सब पर दिखा। इसलिए सप्लाई चेन सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू है। अब यहां से जियोपॉलिटिक्स क्वाइटली एंटर करती है, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश आज फुली सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। कोई कंट्री ऑयल एक्सपोर्ट करती है, कोई फर्टिलाइजर्स, कोई फूड ग्रेन्स, कोई टेक्नोलॉजी, कोई शिपिंग रूट्स कंट्रोल करती है। जब एक देश किसी दूसरे देश पर डिपेंड करता है तो पावर का एक इनविजिबल बैलेंस बन जाता है। आप सोचिए, अगर एक देश के पास फर्टिलाइजर का कंट्रोल हो तो क्या वो दूसरे देश के फूड सिस्टम को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता? अगर किसी रीजन में ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो जाए तो क्या उसका इंपैक्ट सिर्फ पेट्रोल पंप तक ही रुक जाएगा? नहीं, उसका असर ट्रांसपोर्ट, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग सब पर पड़ता है। इसीलिए जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो सिर्फ यूरोप नहीं, इंडिया जैसे देशों में भी फर्टिलाइजर और एडिबल ऑयल प्राइसेस पर प्रेशर आ गया, क्योंकि रशिया और यूक्रेन मिलकर दुनिया के व्हीट, सनफ्लावर ऑयल और फर्टिलाइजर्स के मेजर सप्लायर्स हैं। ये बात FAO और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने ऑफिशियली अपनी एडवाइजरी में भी हाईलाइट की। लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स नाउ क्रिएट ग्लोबल फूड शॉक्स। इस पॉइंट पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये एफिशिएंसी के लिए बनी होती है, पर एफिशिएंसी के साथ डिपेंडेंसी भी आती है, और डिपेंडेंसी के साथ आता है रिस्क। इंडिया ने इस रिस्क को धीरे धीरे समझना शुरू किया है। इसीलिए हम सुनते हैं आत्मनिर्भर भारत, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, लोकल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, स्ट्रेटेजिक फूड रिजर्व्स और डाइवर्सिफाइड इंपोर्ट सोर्सेस। ये सब सप्लाई चेन शॉक से बचने के तरीके हैं। और यहाँ पर एग्रीकल्चर का रोल बहुत क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि फूड सप्लाई चेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर फेल होती है तो बाकी सब फेल हो जाता है। इसी वजह से दुनिया भर के देश फूड को सिर्फ कमोडिटी नहीं, स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में देखते हैं। इस वीडियो का पर्पस आपको डराना नहीं है, इस वीडियो का पर्पस सिर्फ एक चीज समझना है, आपकी डेली लाइफ ग्लोबल सिस्टम से जुड़ी हुई है, चाहे आप शहर में रहें या गांव में। और जब हम पॉलिसीज, प्राइजेस, सब्सिडीज या शॉर्टेजेस की बात करते हैं तो उनके पीछे सिर्फ लोकल रीजंस नहीं होते, ग्लोबल सप्लाई चेन्स का भी बड़ा रोल होता है। अब एक लॉजिकल सवाल ये है, अगर सप्लाई चेन इतनी पावरफुल है तो क्या फूड और फर्टिलाइजर को कंट्रीज पावर के टूल की तरह यूज कर सकती हैं? और अगर हाँ, तो इंडिया जैसे देश के लिए इसका मतलब क्या है? इसी सवाल का जवाब हम अगले वीडियो में डिटेल में समझेंगे। फूड एंड फर्टिलाइजर एज ग्लोबल पावर, इंडिया का क्या रोल है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।